आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट एवं पाल, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल के मध्य जो संघर्ष चला उसको समझेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हर्षवर्धन के शासनकाल तक उत्तर भारत में अच्छी स्थिति रही और किसी प्रकार की आंतरिक कलह न होने के कारण उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन मजबूत अवस्था में रहा। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन के पश्चात उसके उत्तराधिकारी शासन को संभालने में अक्षम रहते हैं और धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्यों में विघटन हो जाता है, उससे उत्तर भारत की दशा कमजोर हो जाती है। तो ऐसे समय में उत्तर भारत में तीन शक्तियाँ जो आपसी, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार और पाल, इनमें आपसी संघर्ष, और राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो ये चाहते थे कि जो उन्होंने उत्तर भारत में जो उनका अधिकार क्षेत्र है उस पर किसी प्रकार से उस पर स्थायी रूप से आधिपत्य बना रहे, क्योंकि दूर से शासन करने में कठिनाई आती है। लेकिन इन तीनों ही शक्तियों में आपसी संघर्ष के कारण सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि तीनों विदेशी आक्रांताओं यानी मुस्लिम आक्रमण को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई थी जो इन विदेशी मुसलमानी आक्रमणों को रोक सके। तो उनका विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसको हम विस्तार से अब समझेंगे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जो विभिन्न रूपों में आगामी कई सदियों तक हावी रही। यह प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण मतलब सत्ता, सारी शक्तियों का केंद्रीकृत होना एक राजा के अधीन। लेकिन यहाँ जैसे जैसे राज्य विघटन हुआ तो शक्तियाँ भी बिखर गई और एवं क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा मिला, क्योंकि छोटे छोटे राज्य अपने मर्जी के मालिक बन गए। भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और आंतरिक अराजकता के साथ साथ बाहरी आक्रमण भी होने लगे थे। ये प्रकृति का नियम है कि राज्य या शरीर अगर दोनों को कंपेयर कराया जाए तो जब शरीर कमजोर हो तो बीमारियां ज़्यादा, इसी प्रकार से राज्य में राजा कमजोर पड़ जाए तो बाहरी शत्रु उसका लाभ उठाने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है और हर्षवर्धन के शासन के बाद ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो चुकी थी। भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण महाद्वीप पर तीन शक्तियों का उदय हुआ। अरबों के आक्रमण के बाद अरबों ने भी आक्रमण किया, उन्हें पता लगा कि भारत में ऐसी दशा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, तो उन्होंने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। और उसके बाद संपूर्ण महाद्वीप पर तीन शक्तियों का उदय हुआ। तीनों शक्तियों के आपसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीनों शक्तियों के आपसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासन गुजरात तक, राजपूताना, गुर्जर प्रतिहार का शासन कहाँ था? गुजरात तथा राजपूताना, और राष्ट्रकूटों का दक्षिण में यानी दक्कन में, और पालों का बंगाल में शासन था। तो इस प्रकार तीनों शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन कर रही थी। तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजपूताना, और इसके राष्ट्रकूटों का दक्कन में और पालों का बंगाल में शासन था। अब ये प्रश्न उठता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या कारण रहे, यानी तीनों शक्तियां आपस में क्यों आपस में लड़ी या उनमें आपसी संघर्ष हुआ, उसका भी कई रीजन्स थे, कई कारण थे। जैसा कि साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां,
कन्नौज का विशेष महत्व, गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण और उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। तो ये थे कारण इसके। तो पहला कारण है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां। तो ये एक राज्य का हमेशा से ही स्वभाव रहा है कि कमजोर राज्य पर आक्रमण करो, उसके राज्य को अपने अधीन कर लो और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये तीनों शक्तियां चाहती थी कि विशाल भूभाग के स्वामी बने। क्या बने? विशाल भूभाग के स्वामी बने। इसलिए प्रत्येक राजवंश पारस्परिक संघर्ष में उलझे रहे और गुर्जर प्रत्याहार एवं पाल मगध पर अधिकार करने के लिए अग्रसर हुए। ठीक है, तो ये गुर्जर प्रत्याहार किधर? मगध पर अधिकार करना चाहते थे। मगध का अपना विशेष महत्व था और पालों ने भी इसके लिए आगे हाथ कदम बढ़ाया। तीनों शक्तियों की विस्तारवादी नीति संघर्ष का कारण बनी। तो ये सदैव से चला आ रहा है कि जो शक्तिशाली राजा है वो सदैव यही प्रयास करता है कि जो उससे कमजोर राज्य हैं उन पर किसी भी प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि गुर्जर प्रत्याहार और पाल मगध पर अधिकार करना चाहते हैं और जो राष्ट्रकूट है वो अपना अधिकार स्थायी बनाए रखना चाहते हैं उत्तर भारत में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये विस्तारवादी नीति जो है इनके संघर्ष का कारण बनी। नंबर 2, कन्नौज का विशेष महत्व। कन्नौज का महत्व का कारण ये था कि कन्नौज जो था वो व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि कन्नौज का जो व्यापार और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के कारण गुप्त काल तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु सामान्यतः पाटलिपुत्र बना रहा और कन्नौज महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था। व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या कर चुका था? अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठा। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस नगर का महत्व था, मतलब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी इसका इम्पोर्टेंस ही महत्व, और दूसरा आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से। तीनों राजवंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में झगड़ पड़े, मतलब उलझ पड़े, क्योंकि कन्नौज अपने आप में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये तीनों शक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज का विशेष महत्व भी एक कारण बना। इसके बाद है गंगा यमुना। गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण। तो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ प्रदेश है और यहाँ पर अच्छी पैदावार होती है, जिससे कि राजस्व में की प्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं और उपजाऊ प्रदेश होने के कारण राज्य भी अपनी संपन्नता बनाए रखते हैं। तो इसी उद्देश्य से नव स्थापित राजवंशों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गंगा घाटी व उपजाऊ मैदान आकर्षित करता रहा। उत्तरी भारत का यह भूभाग अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र रहा, जिसके कारण गुर्जर प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पाल गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे और इसी कारण से उनके आपसी संघर्ष बना रहा। लेकिन इनके आपसी संघर्षों में सबसे नकारात्मक एक रूप दिखाई देता है, वो था इनकी शक्तियों का भी क्षरण होता है, जिससे कि उत्तर भारत में आपसी संघर्ष के कारण ऐसी स्थिति नहीं रह जाती है कि जो विदेशी या जो मुसलमान आक्रमणकारी हैं उनसे मुकाबला किया जा सके, क्योंकि इनका आपसी निजी स्वार्थ, जो इनका निजी स्वार्थ था वो इनको एक तरह से कमजोर कर रहा था और ऐसा ही बाद में देखने को मिलता है। फिर इसका उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ था, विस्तृत था और हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में साम्राज्य को अच्छी प्रकार से संभाला भी। उसके बाद एक नवीन राजवंश जिसे आयुध वंश कहा जाता है,
हर्षवर्धन के बाद कौन सा राजवंश आया? आयुध वंश। किंतु यह राजवंश दुर्बल सिद्ध हुआ और इसकी दुर्बलता का लाभ गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पालों को कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान कर देता है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां ये चाहती है किसी प्रकार से कन्नौज पर अधिकार हो, जिससे कि उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अतः यही भावना तीनों में आपसी संघर्ष को प्रेरित करती है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य की सुरक्षा हेतु। एक ये भी कारण था कि राष्ट्रकूट जो अपना पहले से ही उत्तर भारत में कुछ आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो राष्ट्रकूट ये चाहते थे कि किसी प्रकार से उनका जो आधिपत्य वो सुरक्षित बना रहे, क्योंकि उत्तर भारत में आकर सीधा वो शासन नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस संघर्ष में शामिल हुए। तो राष्ट्रकूट राजवंश मूलतः दक्खन में संघर्ष करता था, जो उत्तर भारत से दूर था, किंतु इस राजवंश ने उत्तर भारत में भी अपना अधिकार कर रखा था, इसलिए यह राजवंश अपने अधिकार को सुरक्षित बनाए रखना चाहता था। इसीलिए इनका प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ। फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न चरण। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न चरणों में इसके 6 चरण हैं और 6 चरणों में जो इनका आपसी संघर्ष होता है, लेकिन इसका परिणाम यही निकल के आता है कि इसमें तीनों ही शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और लास्ट में मुस्लिम आक्रमणकारियों को विजय प्राप्त करने में आसानी होती है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले दौर में राष्ट्रकूटों को अल्पकालीन सफलता मिलती है, मतलब ऐसी नहीं, स्थायी नहीं, अल्पकालीन, कभी जय पराजय, इस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले दौर में राष्ट्रकूटों को अल्पकालीन सफलता मिली। दूसरे चरण में पालों ने अल्पकालीन सफलता प्राप्त की। बंगाल में जो पाल वंश था उसने क्या अल्पकालीन सफलता, इस सफलताओं का श्रेय पाल वंशी धर्मपाल को जाता है। धर्मपाल का इसमें विशेष योगदान है इस सफलता में। दूसरे चरण की तृतीय चरण में उतार चढ़ाव चलता रहा, कभी राष्ट्रकूट का पड़ला भारी तो कभी गुर्जर प्रतिहारों का पड़ला भारी तो कभी पालों का पड़ला भारी। तो इस प्रकार की मतलब संघर्ष चलता रहा, पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन मतलब विजयी है। तो तृतीय चरण एक तरह से अनिर्णायक सिद्ध हुआ संघर्ष का। चतुर्थ चरण जो है, चौथे दौर के संघर्ष में नागभट्ट के साम्राज्य के स्वप्न को राष्ट्रकूटों ने ध्वस्त कर दिया था। तो नागभट्ट का जो स्वप्न था अपने साम्राज्य विस्तार का, उसको राष्ट्रकूटों ने आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके स्वप्न को ध्वस्त किया। चतुर्थ चरण के संघर्ष में पंचम चरण, पांचवें दौर में पालों का पड़ना भारी रहा और उनका प्रभाव हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के प्रदेशों तक फैला हुआ था। पांचवें चरण के संघर्ष में हमें देखने को मिलता है कि पालों की स्थिति ज्यादा मजबूत रहती है और उनका प्रभाव हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक उनके प्रदेश पर अधिकार स्थापित होता है और इनकी एक विशेष सफलता है पालों की। तो छठा एवं अंतिम चरण, छठा और अंतिम चरण में त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम चरण गुर्जर प्रतिहारों के पक्ष में रहा। तो गुर्जर प्रतिहार जो शुरू से ही संघर्ष करने में लगे हुए थे, लेकिन उनको छठे और अंतिम चरण में सफलताएं प्राप्त होती हैं और गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रीय एकता के, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों को सफलता तो प्राप्त हुई, लेकिन स्थायी किसी प्रकार से देखा जाए तो इनको कोई सफलता नहीं मिली, ऐसा भी कहा जा सकता है, इतिहासकार ऐसे ही कहते हैं। लेकिन इनके आपसी संघर्ष और राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण उत्तर भारत जो था वो एक तरह से खंडित हो चुका था और शक्तियों का क्षरण हो चुका था और एकता न होने के कारण बाहर विदेशी आक्रमणकारियों को आक्रमण करने का मौका
मौका प्राप्त हुआ और उत्तरी भारत पर अधिकार करने और लूटपाट करने और धर्म का प्रसार करने का उन्हें मौका प्राप्त हुआ, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी। तो इस प्रकार हम देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष किसी भी रूप में देखा जाए तो ये भारत के लिए लाभकारी नहीं रहा, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार, राजपूत एवं पाल अपने अपने स्वार्थों के लिए आपस में लड़ते रहे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार से उत्तर भारत की रक्षा की जाए, और यही इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो आज हमने देखा त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राजपूत एवं पाल, त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां, ये पहला कारण था, जिसमें तीनों ही अपना विस्तारवादी नीति के अंतर्गत साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। कन्नौज का विशेष महत्व रहा, क्यों? व्यापारिक दृष्टि से, और मगध पर भी अधिकार करने का मतलब प्रयास रहा गुर्जर प्रतिहार और पालों का। इसके बाद गंगा यमुना का जो समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण, क्योंकि गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वो उपजाऊ, दोमट मिट्टी, और इसके अतिरिक्त तो अधिक अच्छी पैदावार और राज्य संपन्नता को प्राप्त करने की लालसा। इस प्रकार से यहाँ ये भी संघर्ष का तीनों शक्तियों में आपसी रहा। उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति भी इसके लिए उत्तरदायी रही, क्योंकि जो आयुध वंश था वो उसकी जो राजनीतिक रूप से जो दुर्बल स्थिति थी उसका लाभ गुर्जर प्रतिहार, राजपूतों और पालों ने उठाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे। राजपूत साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, और राजपूत जो राजा थे वो ये चाहते थे कि उत्तर भारत में जो उनका साम्राज्य है या जो क्षेत्र है वो सुरक्षित बने रहें, और इसके लिए वो संघर्ष करते रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष के 6 चरण हैं। पहले चरण में तो त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले दौर में राजपूतों को अल्पकालीन सफलता मिलती है। दूसरे चरण में पालों ने अल्पकालीन सफलता प्राप्त की, सफलता बस रे धर्मपाल को जाता है। तृतीय चरण में उतार चढ़ाव का चरण रहा। चतुर्थ चरण में चौथे दौर के संघर्ष में नागभट्ट के साम्राज्य के स्वप्न राजपूतों ने ध्वस्त कर दिया, और पंचम चरण में पालों का पलड़ा भारी रहा और उनका प्रभाव हिमालय से विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के प्रदेशों तक फैला हुआ था। छठा एवं अंतिम चरण में त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम चरण गुर्जर प्रतिहारों के पक्ष में रहा, लेकिन राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण और उसके संघर्ष के विभिन्न चरणों को विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट विषय पर प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। ओके।